नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और इस देश में आम चुनाव चल रहे हैं। 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 5 चरणों के मतदान बाकी है। देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हम हैं, जहां पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से बात करने की। कोशिश हो रही है ये जानने की कि आखिरकार उनके हिस्से के मुद्दे क्या हैं, किन विषयों पर वो बात करना चाहते हैं, किन विषयों को वो रखना चाहते हैं। और जब दोपहर का वक्त होता है तो एक तस्वीर आपको अमूमन दिखाई देती है। तस्वीर होती है जब हम सवाल जवाब करते हैं युवाओं से, जब हम सवाल जवाब करते हैं उस आने वाली पीढ़ी से जो आने वाली सरकार को चुनेगी। भविष्य की सरकार चुनने वाले ये युवा खुद भविष्य के बारे में कितने आश्वस्त हैं, इनके हिस्से के कौन से मुद्दे हैं, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लग रहा है, इस पर भी बात करने की कोशिश होती है। और अगर एक तस्वीर दिखा दें तो सुल्तानपुर में हम मौजूद हैं और जो तमाम चेहरे आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, अच्छी बात यह है कि राजनीति में अपना फर्क ये बखूबी जानते हैं। इनमें से कुछ उस विचारधारा से जुड़े हैं जो ये दावा करते हैं कि अब की बार फिर से सत्ता में वो आने जा रहे हैं। कुछ उस विचारधारा से जुड़े हैं जो लगातार परिवर्तन की बात पुरजोर तरीके से रखते हैं। बीच में कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो अपने हिस्से की बातों को, अपने हिस्से के मुद्दों को रखने के लिए एक जगह तलाश रहे हैं। सुल्तानपुर का युवा आखिरकार क्या सोचता है, क्या उसके हिस्से के मुद्दे हैं, क्या उसकी बातें हैं और क्या युवाओं के मुद्दे चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा भी रहे हैं। बिना किसी देर के अब इसी बात पर बातचीत की शुरुआत करते हैं और मैं आपसे शुरू करता हूं साहब। एनएसयूआई से आप जुड़े हुए हैं, ये कांग्रेस से, आप मूल कांग्रेस से और आपके साथ ही एनएसयूआई से आए हैं। पार्टी चुनाव में आनी है, चुनाव गठबंधन के साथ इस बार है और ये वो पूरा इलाका है उत्तर प्रदेश के नक्शे पे जहां बहुत सारे रिश्तों की दुहाई भी दी जाती है। युवाओं के बीच में अपने हिस्से के कोई मुद्दे हैं या ये मैं मान लूं कि सुल्तानपुर का समीकरण भी बहुत उन रिश्तों का, व्यवहार का, इमोशन का वोट ज्यादा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवा विरोधी, महिला विरोधी, मजदूर किसान विरोधी है। आए दिन रेप बलात्कार की घटनाएं। युवा विरोधी मैं इसलिए कहूंगा कि सुल्तानपुर जैसे शहर में एक स्टेडियम है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 10 साल से, 7 साल से वो स्टेडियम बन रही है। 8 बार शिलान्यास हो चुका है, उद्घाटन अभी नहीं हुआ। और 2 इंटर कॉलेज है यहाँ, एक जीआईसी इंटर कॉलेज, एक एमजीएस इंटर कॉलेज। जीआईसी इंटर कॉलेज का जो प्ले ग्राउंड है उसको अस्पताल, गुजरात की मोदी के घर की कंपनी है गुजरात की, वो अस्पताल मेडिकल कॉलेज बनवा रही है। उसके स्टाफ जीआईसी के ग्राउंड में रुके हुए हैं। एक एमजीएस इंटर कॉलेज का ग्राउंड है, जब इच्छा होती है भाजपा और संघ परिवार उसको कब्जा कर लेता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे जिले के कुछ युवा वहां खेलने गए थे और संघ का कोई कार्यक्रम होना था, उनको डांट के भगाने का प्रयास किए। भाई युवा हैं, खून गर्म है, उलझ गए, उनको कोतवाली तक बैठाया गया। बाद में हम लोगों ने पैरवी करके छुड़वाया। तो इसी से आप समझ सकते हैं युवा विरोधी सरकार है। रही बात रेप बलात्कार, इनके सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर्नाटक में इतनी गंदी गंदी सीडी महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार की बनाए, उसके बाद उनको देश छोड़ के भगा भी दिया गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जान रहे हैं कि इस बार वो सत्ता से हट रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, सत्ता से हटने के बाद स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होगा जो जेल के अंदर होगा। चलिए, एक दावा आपके हिस्से का आता है, एक दावा उधर से भी अब ले लेना चाहिए। वो कह रहे हैं कि युवाओं की तो बिल्कुल नहीं सुनी जाती आपकी सरकार में, क्या ऐसा सच है? देखिए, हमारा दृष्टिकोण कैसा है वैसा ही हमको दिखाई देता है। सर्वप्रथम यही कहेंगे, देखिए इस जनपद में नवोदय विद्यालय की स्थापना सांसद जी द्वारा हो रही है। आईटीआई विद्यालय की एक और स्थापना सांसद जी के द्वारा हो रही है। स्टेडियम की बात करी, 8 करोड़ की लागत सांसद जी स्वयं लगा चुकी हैं उस व्यवस्था के अंतर्गत युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। और साथ ही साथ अब ये बात कर रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाओं को लेकर कि वो व्यवस्थित है या नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कुछ दिन में ही इस धरा पर और रह गई है, बाकी लगभग वो पूर्णता को प्राप्त कर चुकी है। क्योंकि जिसको यह पूरा समाज या पूरा विश्व मानता है कि शांति के सबसे बड़े मसीहा या प्रतीक गांधी जी, उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र होते ही देश को सबसे पहले क्या समाप्त करना चाहिए, कांग्रेस को। तो भारत की जनता जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी करती है, वो समाप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं। और इस विषय में यदि आप और आगे जाना चाहेंगे, और विषयों पर विकास की बात करेंगे, तो इस राष्ट्र में इतने एम्स, आईटीआई जो इतने वर्षों में नहीं बन सके, कांग्रेस का ही शासन रहा। कांग्रेस का ही शासन नहीं रहा, इस बात को ध्यान रखिए। कांग्रेस का मतलब क्या है, एक परिवार,
एक परिवार ही है। और हमारी सांसद जी को देखिए, वो सांसद ऐसी कि जो जनपद में अभी तक जितने भी सांसद हुए होंगे उनमें सबसे अधिक समय देने वाली, 3800 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का जिन्होंने इस जनपद में लागू करवाया, उस पर कार्य किया, और उन पर 1.001% का भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप, कोई किसी भी प्रकार का ऐसा आरोप नहीं लगा सकता कि जो उनकी छवि को दागदार करे। वह रिकॉर्ड मतों से 9वीं बार सांसद बनने जा रही हैं और इसे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह कुशभवनपुर की जनता, यहां का नाम कुशभवनपुर मैं ये ले रहा हूं। देखिए, अब हमें यह भी चुनना है, इन सारी विकास की व्यवस्थाओं के साथ सांस्कृतिक आध्यात्मिक केंद्र बिंदु से हम जुड़ते हैं, तभी हमारा विकास होता है। राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर को आप किस विषय से देख सकते हैं? क्या सिर्फ राम मंदिर बन गया? नहीं, राम मंदिर प्रतीक है किस चीज का? एक तरफ ऐसी विचारधारा को फॉलो करने वाले हैं जहां जहांगीर रोड, अकबर रोड, ये रोड, वो रोड, कि दूसरों के घरों पे कब्जा करो, उनकी बहन बेटियों के जेवरों को लूटे, जलने के बाद 74 मन जिनके पुनः पूर्वजों, उसी विचारधारा के लोग, उसी वंश की बात नहीं कर रहा हूं, उसी विचारधारा के लोग जौहर करने वाली स्त्रियों से 74 मन सोना लूट के ले जाते हैं। और उसी विचारधारा के लोगों को जब उनके नाम पर हमें सड़कें बनाई जाती है तो हमें प्रतीक क्या बताया जाता है? अब राम की एक तरफ व्यवस्था देखिए कि क्या है, एक जगह जहां कहा जाता है कि अपने पिता का वचन का पालन नहीं, उन्होंने किसी और को वचन दिया, आज्ञा नहीं दी है राम को। उन्होंने कहा तुम्हारी इच्छा मानना हो मानो, न मानना हो नहीं मानिए आप, इसमें कोई आपके ऊपर वो नहीं है, वचन मैंने दिया, आप इसके लिए बाध्यकारी नहीं है। तो एक तरफ ये कि एक राम अपने पिता के बिना किसी आज्ञा के ही, समझिए, वचन जो दिया है अपने पिता के, उसकी वचन के पालन हेतु वन जा रहा है। एक उसका भाई उसके साथ अपनी पत्नी, अपने परिवार को त्याग कर उसके साथ खड़ा हो रहा है। एक उन्हीं का भाई इन सारी व्यवस्थाओं को त्याग कर, अब मेरे भाई को जो कष्ट हुआ उससे ज्यादा मैं कष्ट भुगतूंगा। ये समाज को जोड़ने का मतलब, परिवार कैसे चलता है, इससे अच्छा कोई व्यवस्था सिखा नहीं सकती। होता यही है कि जब बहुत बड़ा बोला जाए, सुल्तानपुर के नाम का तर्क देना था, राम की कथा पर आप पूरा पहुंच गए। सुल्तानपुर का नाम क्यों बदलना है वो बात रह गई, आप इशारा कर रहे थे। पहली चीज मैं बता दूं कि मैं किसी दल का या किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं एक राजनीति का छात्र हूं और पढ़ाता भी हूं। पहली चीज भाई का मैं एक जवाब दे दूं कि भ्रष्टाचार के ऊपर, अभी भ्रष्टाचार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट आया था इलेक्टोरल बॉन्ड पर, सबसे बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया। और तीसरी चीज मैं बता दूं कि इस देश, दूसरी चीज मैं बता दूं कि इस देश के युवा को क्या चाहिए। अभी मैंने 10 साल सरकार दी, हमारे देश के युवा ने 10 साल सरकार दी है। 10 साल में हमें मिला क्या? पहला चीज मैं उनको गिना दूं, 2 करोड़ नौकरी क्या मिली हमको? नहीं मिली। काला धन वापस आया? नहीं आया। जितने भी यहाँ के बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वो देश को लूट कर भी बाहर जा रहे हैं। कौन फंडिंग दे रही है? गवर्नमेंट दे रही है। और चौथी चीज सर मैं बता दूं कि जितने भी एम्स और जो कॉलेजेस की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम कॉलेजेस कांग्रेस के पार्टी से बने हैं, और इसके बाद सिर्फ फ्रॉड हुआ है। और देश के युवा को सिर्फ क्या चाहिए? आपका देश का युवा परेशान किस वजह से है? वो पढ़ता है कॉलेज में, बीटेक कर लिया, बीएड कर लिया, यूपी टेट निकाल लिया, सीटेट निकाल लिया, इवन कॉलेज में पेपर भी देने जाता है तो उसको डर सताया रहता है कहीं पेपर न लीक हो जाए। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पेपर लीक का मुद्दा है। आज के युवा सबसे ज्यादा परेशान किससे हैं? पेपर लीक से परेशान है। देश एक ठेला लगाने वाला बंदा होता है, उसको ये पता है कि मैं कल कमा लूंगा, लेकिन ये देश का जो युवा है जो कॉलेज में पढ़ता है, जिसका हाईएस्ट परसेंट है, वो डरा हुआ है कि 2 साल बाद जब मेरा कॉलेज ड्रॉप आउट होगा तो मेरा क्या होगा। सबसे ज्यादा डरे कौन है? युवा। इस बार हमारा क्या मुद्दा है? पहला मुद्दा क्या है? हमारे युवा को नौकरी मिलनी चाहिए। दूसरा मुद्दा क्या है? हमारी शिक्षा बेहतर होनी चाहिए। सर इस पे मैं बता दूं, शिक्षा बेहतर इस वजह से होनी चाहिए क्योंकि अभी 2.5 महीने पहले मैंने एडमिशन कराया, अभी तुरंत पेपर आ गया। ना पेपर का सिस्टम कोई है, ना पेपर का कोई सिस्टम है, ना शिक्षा का कोई सिस्टम है। एकदम मान लो डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, एकदम बिखर चुके हैं। सर तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, इस युवा का जो मुद्दा है तीसरी बार, हमारे देश में शांति कायम होनी चाहिए। हर तरफ शांति कायम होनी चाहिए, भाईचारा पैदा होना चाहिए। और दूसरा चीज जो हिंदू और मुस्लिम का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा है, ये सब हमारे भाई हैं और इनके बीच में एक एकता होनी चाहिए। 1857 की क्रांति क्यों फेल हुई थी? क्योंकि हमारे बीच में एकता नहीं थी। झांसी की रानी वो अपना झांसी बचाना चाहती थी, ठीक है, और उसके बाद मराठा नाना साहब जो है वो मराठा बचाना चाहते थे, वो अपने अपने क्षेत्रों के लिए लड़ते थे। लेकिन जब राष्ट्रवाद पैदा हुआ तो हम इकट्ठा हुए, तो 1947 में हमें आजादी मिली। अगर हम
हमें यूनाइट होना है और देश को वाकई में विश्व गुरु बनाना है। इसके लिए सबसे पहले हमें यूनाइट होना पड़ेगा। ठीक है, तमाम तरीके के बंटवारे आप इशारा कर रहे हैं और मैं एक एक करके सब पर आता हूँ जी। और सर आप पर भी आप बोल रहे हैं कि वाजिब मुद्दे हैं जी। देखिए, कौन पार्टी कौन नेता, देखी सबकी ईमानदारी है, पूछो उन बच्चों से जिनकी 5-5 साल की तैयारी है। हम युवाओं को क्या चाहिए? हमें ना तो मंदिर से पेट भरेगा, ना तो गुरुद्वारे से पेट भरेगा, ना मस्जिद से। हमारा धर्म, हमारी आस्था है, हम लोग भगवान को मानते हैं, वो हमारा जो है धर्म है, हम लोग मानते हैं। लेकिन हमें आज के युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, मूलभूत आवश्यकताएं जो हमारी है। लेकिन आज इससे हमको बिखराया जा रहा है, यानी तरबतर किया जा रहा है। आज शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है। नई शिक्षा नीति जो आई है वर्तमान में, बहुत लोग उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति के नाम पे जो बच्चे 2017 में 18 में मैंने बीए किया था, जो है 1800-1900 रुपए में, आज वही बीए फर्स्ट ईयर करने के लिए 10,000 रुपए लग रहे हैं। जिनके परिवार में 10-10 बच्चे, 4-4 बच्चे हैं, वो कैसे अपने जो है बच्चों को पढ़ा पाएंगे? पहली बात तो शिक्षा हमारे लिए निःशुल्क होनी चाहिए जो है, और नौकरी जब पेपर आता है, पेपर तो हो जाता है किसी तरह, फिर बच्चे को डर रहता है क्या ये रिजल्ट सही से आ पाएगा? वो रिजल्ट सही से नहीं आ पाता है, पेपर पहले पता लगता है लीक हो गया या क्वेश्चन गलत आ गया, फिर जब रिजल्ट आ जाता है तब पता चलता है क्या ये ज्वाइनिंग हो पाएगी? मतलब कुछ बच्चे बीटेक बीएड करके सीटेट सुपरटेट करके बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि नौकरी मिलेगी कि नहीं। और हम लोग जो है सोचते हैं कि आगे पढ़ें कि ना पढ़ें। जब बीटेक करके बच्चे जो है बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिली, और मैं भी आगे पैसा वेस्ट करूं, समय वेस्ट करूं, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और इस भय से आगे पढ़ने के लिए हम लोग निसंकोच सोचते रहते हैं आगे पढ़ाई करें कि ना करें। तो ये जो है बहुत ही सरकार में, मैं नहीं कहूंगा किसी सरकार की कमी है, क्योंकि सरकार अपने कार्यों को कर रही है, और लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों से भटक रही है, शिक्षा और रोजगार से भटक रही है। तो इन चीजों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा में नहीं कमी है, किसी चीज में कमी नहीं है, हाँ सिर्फ कमी है तो शिक्षा और रोजगार के लिए कमी है। इस पे आपका पॉइंट आ गया, ये जवाब, और ये जवाब सच में बहुत जरूरी हो जाता है पाना कि क्या पेपर लीक आप लोगों के बीच में मुद्दा नहीं बनता? क्या मैनिफेस्टो के हिस्से में वो चीजें नहीं दिखाई देती कि बिना पेपर लीक की सरकार आए? देखिए, पेपर लीक का जहां तक सवाल है, सरकार उस पर बहुत गंभीर है कि जितने पेपर लीक हुए हैं, जितने लोग उसमें शामिल थे, सबके खिलाफ FIR हुआ है, सब पकड़े गए हैं, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। अभी भाई साहब ने कहा कि ऐसी सरकार चाहिए जो शांति कायम करे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, 2014 के बाद पूरे देश में एक भी बम विस्फोट नहीं हुआ घाटी छोड़ करके, क्या इसको शांति आप नहीं मानते हैं? 2014 के पहले कोई ऐसा शहर नहीं था जहां पर बम विस्फोट नहीं होता था, जहां आतंकवादी घटनाएं नहीं होती थी, जहां लोग मारे नहीं जाते थे। अब आज कह रहे हैं कि आप शांत ऐसी सरकार हो जो शांति प्रिय सरकार हो। ऐसी कौन सी सरकार चाहते हैं भैया, जहां हर जिले में ट्रेन नहीं बचती थी, शहर नहीं बचता था, कचहरी नहीं बचती थी, जहां बम विस्फोट नहीं होता था, आतंकवादी घटनाएं नहीं होती थी। और रही बात रोजगार की, हम लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं। आप अगर पुरानी बात याद करें तो सब कहा जाता था जिसके अंदर हुनर होगा, जिसके अंदर सहूर होगा, उसी को काम मिलेगा। स्किल इंडिया, जो स्किल इंडिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्कीम चलाई है, वही है। अगर आपके अंदर हुनर होगा तभी आप काम करेंगे। कुछ आपके अंदर स्किल है तब आप माइक लेकर खड़े हैं। अगर आपके अंदर आप लोग जब ये तर्क स्किल कहलाते हैं ना, मुझे ये बताइए, यूपी पुलिस की वैकेंसी कितने सालों बाद आई उत्तर प्रदेश में? अरे भाई 4 साल बाद आई थी, 5वें साल बाद आई। अब 5 साल तक क्या हुनरमंद नहीं निकला? कौन कह रहा हुनरमंद नहीं निकला? कैंसिल हो गई ना, वो पेपर लीक हो गया ना। 5 साल तक वैकेंसियां नहीं आएंगी, जिसमें स्किल होगी वो कहाँ अपने आप को रखे? देखिए, सरकारी नौकरियों की एक सीमा है माननीय, सरकारी नौकरी सबको नहीं दी जा सकती है। स्किल इंडिया के माध्यम से ही सबको रोजगार दिया जा सकता है, और पैसा कमाना, नौकरी करना एक स्किल है। अगर आपके अंदर स्किल है तो आप कहीं भी रहकर पैसा कमा सकते हैं। आपके अंदर स्किल नहीं है, हुनर नहीं है, तो आप कहीं रहकर नौकरी नहीं कर सकते। मुझे लगता है राजनेताओं के लिए एक लाइन सुनिए, दोनों बेटे बीटेक हैं। मैंने उनसे लाख कहा तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, उसने कहा नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं कर रहे। और अरे छोड़ो यार, और नौकरी कर रहे हैं, दोनों बहुत अच्छे जॉब कर रहे हैं। बात अच्छे बुरे की नहीं है ना। आप नेताओं को ये बात कहिए कि आप स्किल से चुनाव जीतिए, 5-5 साल में वैकेंसी नहीं आएगी, कार्यकाल पक्के नहीं होंगे, क्या नियम सबके लागू? इंडिया के तहत लोगों को रोजगार भी दिया जा रहा है, सरकारी नौकरियां जो आ रही वो भी भरी जा रही हैं, और भरी जा रही है। मैं वापस पूछ रहा हूँ, 1 मिनट, आप मुझसे जो बहस कर रहे हैं, मैं तो वापस बोल रहा हूँ, मैं सुनने को तैयार हूँ।
3 पेपर उत्तर प्रदेश में होते हैं, एक पेपर 4 साल बाद आता है, एक 5 साल बाद आता है, एक 3.5 साल बाद आता है, तीनों लीक होते हैं। तो कहां भरा जा रहा है? कार्रवाई मत बताइए। चुनाव के बाद सारे पेपर कराए जाएंगे, 6 महीने जैसे आपकी सरकार गठन कोई नहीं होगा। इसके बाद इतनी जबरदस्त कार्रवाई हुई है, कोई पेपर लीक होगा ही नहीं। अब ये बात आश्वासन दिया है। वापस मैं आपके तर्क से सहमत हूं, आपको अपने हिस्से के तर्क देने चाहिए, आप उस विचारधारा से जुड़े हैं, मैं उधर भी आ जाता हूं। मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं, आप इतिहास बताएंगे कि पहले कार्रवाई नहीं हुई, ये बताएंगे अभी बहुत हो रहा है। इन सब के बीच में जब मैं हर दिन बच्चों से बात करता हूं, एक चीज जायज है, समय जाता है ना। जो जनवरी में पेपर हुआ वो 6 महीने बाद होगा। क्या किसी नेता के कार्यकाल से 6 महीने काटे गए? जिस दिन काट लिए जाएंगे हिसाब बराबर हो जाएगा। जी, जो नहीं बोले पहले। हाँ देखिए, इन्होंने माननीय जी ने कहा कि जो है भ्रष्टाचार कभी हुआ नहीं। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि माननीय जो है सांसद हमारी आती है नगर पालिका चुनाव में प्रचार करने, लगातार नगर पालिका जो है भाजपा जीतते आ रही है। विधायक शहर का जो है माननीय जो है भाजपा से ही है, विनोद सिंह जी। माननीय सांसद जी खुद जो है वर्तमान सत्तासीन है, प्रचार करने आती हैं, अपने क्षेत्र में सड़क के नाली में गिर जाती हैं। विकास का आलम ये है। किसी भी देश को चलाने का जो मूलभूत आधार है, शिक्षा है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य है। बता रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं मैं, उस पे भी आ रहा हूं। शिक्षा है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य है। अभी शिक्षा को बेहतर करने के लिए, उसके बेहतरी के लिए एक जो है अभी भाजपा द्वारा एक शगुफा छोड़ा जाता है, एक नई नीति लाई जाती है, नई शिक्षा नीति। मैं आज चैलेंज करना चाहता हूं, यहाँ पे अगर जो है कोई अगर अध्यापक हो या भाजपा का कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, वो पूरी नई शिक्षा नीति अगर बता सके पूरे ढंग से। और इन्हीं के साथ साथ मैं इनके ये जो तमाम अपने बीसी और बैठा रखे हैं अपने संस्थानों में, मैं उनको भी चैलेंज करता हूं, अगर वो पूरी नई शिक्षा नीति अगर जो है हमें या किसी भी आम छात्र को समझा पाए। उसके बाद चिकित्सा पे बात करते हैं। ये इन्होंने कहा कि सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज ला दिया, एक बहुत बड़ा शगुफा है। अभी जो मेडिकल स्टोर वहां पे जो अंदर जो सरकारी अस्पतालों के अंदर जो मेडिकल स्टोर हैं, वहां पे भी जो है 6% जो है उस पे दवाइयों पे जीएसटी ली जा रही है और बाकायदे जो बिल लिखा जा रहा है उसमें लिखा जाता है। जिला अस्पताल की जो स्थिति है, वहां पे वहीं का जिला अस्पताल के अंदर का ही डॉक्टर अंदर की ही मशीनों से हुई जांच की रिपोर्ट को नहीं मानता है, वो कहता है बाहर से जांच करा के ले आओ। जिला अस्पताल के अंदर की जो व्यवस्था है, एक शहर के जिला अस्पताल की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो है वहां के डॉक्टर को मजबूरन पर्ची पे जो है दवा बाहर से लिखना पड़े। चलिए हम ले लेते हैं। हाँ, एक लाइन लेकर फिर मैं उधर आता हूँ जवाब देने। जी देखिए, अभी तमाम लोग सब सारी बातें कर रहे हैं, तो एक बात जानिए कि अगर ये विकास पे या 400 पार की जो भाजपा बात करती है, उसमें जरा भी सच्चाई होती तो इनको चंडीगढ़ में वोट चोरी करने की जरूरत न पड़ती। दूसरी बात, ये वो लोग हैं वाद रुकवादी पापा, वो कुछ सुनने के तैयार नहीं है। वो अपना केवल है ना कि आप पूछेंगे बेरोजगारी क्यों है, कहें जम्मू कश्मीर के पंडितों को क्या गुनाह है, तो सवाल जो आप पूछेंगे उससे उलट जवाब देंगे। देश के अंदर 14 साल से सरकार काम कर रही है और मैं दावा कर रहा हूं मोदी जी ने जब जब मंच पे खड़े होके उन्होंने सही गलत जो भी बोला है, लेकिन जब जब जिसका उन्होंने कहा कि इनका हम कल्याण करने के लिए आए हैं, वो जैसे ही सत्ता दोबारा आते हैं उसका सर्वनाश कर देते हैं। उन्होंने कहा हम आदिवासियों के लिए, जो ट्राइबल हैं, उनके विकास के लिए काम करेंगे, हमारे देश की जरूरत है इनको आगे बढ़ाने की। क्या हो रहा है, वहां कब्जा कर लिया जा रहा है पूरा, उनकी बहन बेटियों को नंगा कर दिया जा रहा है। मणिपुर घटना आपने देखा, उस पर बोलने के तैयार है, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। इनका एक सांसद जो उनसे इनके घटक दल का है, वो इतने सारे कांड करता है, उसके बाद वो बाहर भी भाग जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। अब ये कहते हैं इनके पास क्योंकि मुद्दे नहीं है, उनको देश की सच्चाई मालूम है, इसलिए पूरी तरह से फिर से उतर आए हैं कि आपको कोई हिस्सा छीन के किसी और को दे दिया जाएगा, तो फलाने का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। अरे ये देश में आपने काम किया है, मुद्दों की बात कीजिए, जिस पर अगर आपने विकास काम किया है तो वो काम करके बताइए कि हमने ये काम किया इसलिए हम आपसे वोट मांगते हैं। अभी इन्होंने कहा कि आतंकवाद घटना रुक गई, पुलवामा क्या था, आज 5 साल होने को है, उसके आज तक जांच नहीं हो पाई, उसमें किसके मंगलसूत्र छीने गए। वो हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा आपके जो साथी यहाँ से थोड़ा जी क्या कह रहे थे। 2017 के पहले क्या होता था? साहब आराम से मैं कौन ब्लास्ट कराया था? अजहर मसूद कौन था? आपका रिश्तेदार था क्या? आपका रिश्तेदार था? कौन थे? देखिए,
किसी कमी को दूर करने के लिए। अरे यार चिल्ला रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती है? आतंकवादियों द्वारा पले पोषित लोग हो तुम लोग यार। तुम मुसलमानों को दामाद मानते हो, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तो आ ही आप ही के पास थे, आप पता नहीं कौन सा नोट्स उधर पर दे रहे थे। नहीं उधर कहा क्या दे रहे थे, इनसे पूछिए 2017 के पहले। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब 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 लोकतंत्र की एक व्यवस्था ये भी होती है कि सबको सुन भी लिया जाए। हाँ, लेकिन के बिना होती है, पूरे संविधान में बिना लेकिन के लिखा है वो। आप वापस आपको लाइन में नहीं, आप जब एक मिनट साहब 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 एक मिनट आप जो कर रहे हैं उसे बहस कहते हैं और मैं सुनने आया हूँ। एक मिनट, आप जब बोले क्या मैंने वहां किसी को बोलने दिया? बस आपको जो न्याय मिला है वही न्याय दूसरे के साथ होना चाहिए। भाई साहब ठीक है, इन्होंने कहा 2017 में ये होता है। तो लगता है आप ही का विचार आप ही के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, वही उधर बहस किए जा रहे हैं। इनसे पूछिए 2017 के पहले जो विकास हुआ वो कैसा विकास था? क्या नाली खड़ंजे नहीं गिरते थे? क्या ये बताइए शिक्षा मित्रों को प्राइमरी मास्टर बना दिया जाता था? नर्स को क्या जिला चिकित्सालय में MBBS डॉक्टर बनाए? वो कहाँ की रणनीति थी? कौन सी नीति से उन्होंने उनको दिया? पूछ लीजिए। चलेंगे, अब आप बताइए आप क्या बोल रहे थे? हाँ तो आगे देखिए ऐसा है कि ये लोग जो बोल रहे हैं किसी कमी, 60 वर्षों से जो कमियां थी, अगर हमारे मोहल्ले में अगर किसी ने गंदा काम किया उसको संभालते संभालते समय लगेगा, और हमारी सरकार जो है 14 साल में कितना कंट्रोल किया है उसको ये लोग नहीं देख पा रहे हैं। अरे हमारे कैमरे पर आ गया, मत चिंता करो फोटो की। हाँ। तो हम ये कहना चाहते हैं, जैसे रोजगार की ये लोग बात कर रहे हैं और सहयोग की बात कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी 2014 से जब से बैठे हैं, आवाज क्या भाजपा ले रही है? कहीं जात बात पे है? फ्री राशन क्या भाजपा के ही लोग पा रहे हैं? पेट में बच्चा जो मतलब पेट में जो बच्चा पल रहा है, क्या वो भाजपा के ही लोगों के पेट में पल रहा है? जनमानस देखिए, आज महिलाओं के गर्भावस्था में जब भी स्थिति आती है तभी से हमारी सरकार उनको राशन पानी जो भी सुविधाएं हैं वो आंगनबाड़ी के तहत जो है उनको दिया जाता है। और उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तब उसको जो है पालन पोषण के दिया जाता है। जब बच्चा शिक्षा योग्य होता है तो उसको प्राइमरी में, उच्चतर माध्यमिक में, और उसके ऊपर जब बच्चा बढ़ता है तब आप सोचिए कि हमारी सरकार जो है उनको रोजगार पढ़ाई के लिए उनको वो बोलते हैं स्कॉलरशिप देती है। इतना सब कुछ सुविधाएं होते हुए भी अगर आप आज लोगों को आवास मिल रहा है, अरे भाई दोबारा रिपीट नहीं, दोबारा अभी आप आवास शौचालय हम बता रहे हैं। भ्रष्टाचार ये है क्या भाजपा के ही लोग पा रहे हैं कि कांग्रेस? इनको 2 बार बोलेंगे तो वो एक ही रहेगी, 2 नहीं हो जाएगी। भ्रष्टाचार बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जितने प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री को छोड़ करके सबके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ है। मैं बता रहा, नेहरू जी के काल में जीप घोटाला हुआ था, रक्षा घोटाला हुआ था। इंदिरा जी के समय में नागरवाला कांड और मारुति घोटाला हुआ था। नरसिम्हा राव के समय में इतने घोटाले हुए तो आप गिना नहीं सकते हैं। राजीव गांधी के समय बोफोर्स घोटाला हुआ था। जितने मनमोहन सिंह के समय में कितने लोग स्कैम में जेल गए। तो एक मिनट, कोई प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़ करके एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ है जिसके समय में कोई घोटाला ना हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रधानमंत्री हुए हैं, 2 प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी, जिनके कार्यकाल में एक भी घोटाला नहीं हुआ है। केवल एक घोटाले की बात लोग चिल्ला करते हैं, ताबूत घोटाला। कोई घोटाला नहीं हुआ, आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया है। माल्या ले गए नीरो ले गए, देश का सोता रह गया चौकीदार। कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। बताइए अब क्या ये सही बात है कि गलत बात है? उस इंदिरा गांधी जी को आज ये गलत कहते हैं। हमें लगता है इनकी शिक्षा में कमी है, जिसने अपने सारे जेवर देश के लिए कुर्बान कर दिए थे। उस नागर वाले कांड पे आप बोल दीजिएगा, आपसे बच जाएगा तो आप बोल दीजिएगा। पार्क में ढेर सारे बेंच है, व्यक्तिगत लड़ाइयों और व्यक्तिगत बहसों के लिए आप लोग
उनका खूब प्रयोग करें। अच्छा, भाजपा सरकार आई थी, अच्छे दिन आने वाले थे, काला धन आने वाला था, 10 लाख 15 लाख रुपए आने वाले थे और 2 करोड़ रोजगार, ये मुद्दा था उनका आने का। स्मृति ईरानी जी यहीं अमेठी से चुनाव लड़ती थी, 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था, चूड़ी तोड़ तोड़ के रोती थी, आंसू बहाती थी। कहाँ गई आज वो? आज एक सवाल मैं भी पूछता हूँ, आप लोगों को स्मृति ईरानी क्यों चाहिए? वो विरोध आप लोगों की तरफ से क्यों किसी का नहीं होता? आप लोगों को वही नेता चाहिए विरोध करने के लिए। बिल्कुल, देखिए उन्होंने ही तो सड़क पे बैठ के अपने घर के सिलेंडर लेके सड़क पे बैठ गई थी, चूड़ी तोड़ के। पूछा था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि तस्वीर उन्हीं की याद आती है विरोध की, अब के नेताओं की क्यों नहीं आती? उनसे ज्यादा कोई सड़क पे बैठ के चूड़ी नहीं तोड़ा था सर। मानते हैं ना कि आपकी तरफ से भी कोई नहीं बैठा? हमारी तरफ से भी इस मुद्दे पर नहीं बैठा था। देखिए दो चीजें, अभी इनको भी मजा आएगा जब मैं उधर आऊंगा तो। अभी हमारे सभासद महोदय, एक मिनट, हमारे सभासद महोदय जो इस वार्ड के सभासद हैं, वो चूंकि इस बार निर्दल चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन टिकट नहीं दिया था और भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को गिना करके हम लोगों ने उनको चुनाव जिताया। अगर शायद भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे लड़े होते, हार गए होते। भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को गिनाया और उनको हम लोगों ने चुनाव जिताया। चूंकि निर्दल थे, हमारी पार्टी ने लड़ाया नहीं था, हम लोगों ने भी उनका समर्थन किया। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास मुद्दे क्या हैं? इनके चुनावी घोषणा पत्र तो बताइए। इनके पास कोई घोषणा पत्र 5 चीजों पे, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, 10 साल झेल लिया। और मैं बताता हूं, एक खेत में अगर एक फसल 2-4 साल से ज्यादा ली जाए तो खेत ऊसर हो जाता। अब इनके ये मुद्दे जो है जनता भूल चुकी है। हमारे 5 न्याय, राहुल गांधी जी के जो 5 न्याय है, युवा न्याय, महिला न्याय, मजदूर न्याय, इस सब पे इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ का युवा देखना चाहता है। राहुल गांधी जी न्याय देते हैं, जो युवा ग्रेजुएट है उसको 1 लाख की गारंटी देते हैं, उसको अप्रेंटिस के रूप में, उसको जो है नौकरी, 30 लाख नौकरियों का हमारे घोषणा पत्र में है। इनके पिछले घोषणा पत्र में मात्र 2 क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया था। 40 का घोषणा पत्र था, एक राम मंदिर बनवाया, दूसरा 370। मैं एक मिनट राम मंदिर सुनिए, अरे यार राम मंदिर मेरी आस्थाएं हैं, राम मंदिर मेरी आस्थाएं हैं, हम भी बोलते हैं जय सिया राम। इनका जो है पत्नी से पीड़ित प्रधानमंत्री हमारे भगवान राम को हटा करके श्री राम, ये लोग बोलते माता सीता को हटा करके, हम लोग बोलते हैं जय सिया राम। और दूसरी बात आपको बताएं, अगर किसी परीक्षा में 40 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला विद्यार्थी फेल होगा कि पास होगा, पहले बताइए। 40 में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला विद्यार्थी की लाइन को घुमा के बोलेंगे। बहुत देर से आप लोगों से बात नहीं आ पाई, ढेर सारे मुद्दे आप लोगों ने सुने, आप लोगों से बात हुई। कौन ऐसा जिसको लगता है कि कुछ दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें सॉल्व नहीं हो रही? यहाँ पे सभी राम मंदिर, मुस्लिम, नौकरी, महिला सुरक्षा पे बात करेंगे। महिला सुरक्षा है, आपके घर में औरतों को 10 बजे के बाद बाहर सुल्तानपुर में छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। नहीं, मैं एक औरत होने के नाते ये बात, मैं दिन की बात 8 बजे बाद की बात कर रही हूँ, मैं नहीं बाहर जा सकती। मणिपुर जैसे वहां इतना बड़ा औरतों के साथ गलत काम हुआ, आपकी सरकार के द्वारा कभी ये मांग की, उस पे तो अभी तक कार्रवाई ही चालू नहीं की गई है। कब? मैं जरूर चाहूंगी कि एक महिला होने के नाते महिला सशक्तिकरण पे बात की जाए, महिला सुरक्षा पे बात की जाए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके रोजगार। मैंने यूपी पुलिस का पेपर दिया, लीक हो गया। मैं 2 घंटे सफर करके गई, आई, आके पता चलता है घर पे, अरे पेपर तो लीक हो गया। कौन लेगा? आधे बच्चों ने पैसे भरे, 20-20 लाख बच्चों ने पैसे भरे, वो पैसे कहाँ गए? 50 लाख फॉर्म पड़े हैं, वो पैसे कहाँ गए? वो कहा चुनाव घोटाले के लिए था, चुनाव प्रचार के लिए आप लोगों ने फॉर्म भरवाए थे बच्चों के। कोई और? हाँ। राम 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 आ गए, राम थे, राम रहेंगे, राम से आगे बढ़े, सीता पे आए, ठीक है? राम आ गए, हम सब जान गए हैं। जी, मैं आता हूँ। हाँ, आप तो शुरू किए थे बीबीपी का बताकर, और उसके बाद वो गमछा भी हट गया और पाला भी हट गया। आता हूँ, वहां पर भी आता हूँ। जी, जो नहीं बोल पाए। ये जो मेरी प्यारी बहन बोल रही है, जो पेपर लीक हुआ है उसके लिए भी योगी जी ने कह दिया है कि उसका किसी का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, फिर से वो पेपर होगा। उसमें एक मूल सवाल है सर, वो मैं यहाँ पे भी पूछा था, मैं फिर पूछ रहा हूँ। कह देना और हो जाना। मैं 33वीं लोकसभा में हूँ उत्तर प्रदेश की,
पिछले महीने 27 मार्च से निकला हूं, हर एक दिन हर एक लोकसभा में, और हर दोपहर को 1 बजे युवाओं से चर्चा करता हूं। मुझे कोई बता दे अगर पैसे वापस आ गए तो, भारतीय जनता पार्टी आ गए, पहले हाँ या ना, हाँ या ना की बात पूरा सुनूंगा। क्या पैसे वापस आ गए? उत्तर दे रहा हूँ। नहीं सुनिए, अरे साहब, अभी भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है जो भारतीय आ गए या नहीं आए, आ गए या नहीं आए, मैं प्रचार दूंगा ही नहीं, मैं प्रचार की अनुमति दूंगा ही नहीं। नहीं, एक मिनट, मैं बोला साहब, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये दावा है, मैं वास्तविकता पर बात कर रहा था, क्योंकि वो हल्का सवाल नहीं है। 20 लाख लोगों के पैसे अगर जमा होते हैं, 1 मिनट में पर्चा लीक नहीं हुआ है सर, 1 मिनट, अगर वही करना था तो वही सर पर्चा लीक होता हुआ जनता फिर वही पक्ष ना चुन ले। नहीं, वही होना है तो जनता वो पक्ष ना चुन ले। किया जा रहा, अभी 10 साल लगा। 1 मिनट, मैं वापस कह रहा हूँ, आप लोग अगर सवाल को नहीं लेंगे मैं बिल्कुल वहां चले जाऊंगा, और आपको लगता है आपसे बात नहीं कर रहा। मैंने आपसे एक चीज कही, क्या पैसे वापस आए? गारंटी की बात मत करिएगा, दावा उनका भी है आपका भी है। आए हाँ या ना, पहले हाँ या ना। आप पूरी लाइन बोल चुके। एक मिनट सुनिए, अच्छा आप सवाल सुन लीजिए, आप एक लाइन का नहीं, बिल्कुल नहीं देना, मैं आगे चले जाऊंगा, मैं अभी कहा, फिर आप लोग, मैं उधर चले जाऊंगा, मैं अभी कहा हाँ या ना के बाद बात करूंगा। उसी पैसे परीक्षा कराएंगे, दोबारा परीक्षा फीस नहीं ली जाएगी। एक मिनट, मत पकड़िएगा दोबारा। 1 मिनट, आप जब कह रहे हैं वो, उस पर एक व्यवस्था आई कि सरकार के खजाने में पैसा पड़ा है, वो ब्याज बनता है, क्या वो ब्याज सरकार के पास नहीं जा रहा? इसके पहले ऐसा कभी हुआ है ब्याज वापस किया गया है किसी का? अंतर नहीं है ना, मतलब अरे अंतर क्यों नहीं है? सरकार कह रही है उसी फीस से हम दोबारा परीक्षा कराएंगे, उसी फीस में कोई दोबारा फीस नहीं ली जाएगी। दूसरी बात, महिला सुरक्षा की बात, एक लाइन सुन लीजिए फिर बोलिएगा। और ये सवाल क्यों आया वो भी बता देता हूँ। तमाम वीडियो उठा लीजिए, तमाम गूगल सर्च अभी कर लीजिए, अगर आपकी पार्टी के नेताओं ने ये ना कहा हो कि पैसे वापस होंगे तो बताइए, क्या ये नहीं कहा गया? नहीं, अगर कहा गया होगा मुझे नहीं जानकारी है, जो नहीं जानकारी नहीं होती है वो अक्सर नहीं होती। अभी गूगल कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ। जो अभी बहन ने कहा कि महिला सुरक्षा की बात है, महिला सुरक्षा बिल जो है लोकसभा में आया है, और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात भी लोकसभा में आ चुकी है। और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, इसके पहले बहुत बार इन लोगों ने कोशिश किया, कुछ नहीं किया, कभी सफल नहीं हुआ। जो भी योजना महिलाओं के लिए है, ये भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार ही कर रही है, कोई इसके बोलिए। सर इन्होंने कहा अभी, एक मिनट सर की बात के टाइम मैंने कोशिश की, यहाँ कोई ना बोले, अब सुने। अभी इन्होंने कहा महिला सुरक्षा पे कि यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है महिलाओं की ना। यहाँ पे घर से लड़कियां निकलती हैं पढ़ने के लिए, अपने बॉयफ्रेंड साथ घूमती हैं, सरकार इसके लिए घर घर जाके नहीं बचाव करेगी। अब क्या दिक्कत है उसमें? क्या दिक्कत? एक मिनट सर, बाहर देखिए, घर यहाँ बाहर ही पुलिस खड़ी रहती है, यहाँ अंदर क्या क्या होता है? मेरा घर बगल में ही है। क्या किसी से मिलना गलत है कानून के हिसाब से इस देश के? नहीं है सर, एक मिनट, मेरा घर बगल में ही है, किसी को मना करता हूँ तो लड़ाई पे उतर आते हैं। आप जहाँ से शुरू किए वहीं रहता हूँ। आपने कहा लड़कियां क्या करती है, क्यों छोड़ दें? अब आपका दोस्त फंस गया तो हम छोड़ दें? नहीं, फंसे नहीं है सर, महिला सुरक्षा। क्या इस देश के कानून के हिसाब से किसी से मिलना गलत है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन हर चीज का एक नियम कानून होता है। पार्क में बैठना जरूरी है, लेकिन वहाँ मेरे घर के पास जाके किनारे बैठना गलत, वहाँ क्या होता है? मान लिया, पर आप उनको, उनके सवाल का जवाब ये नहीं हो सकता ना आपके घर के पास क्या रहा है, क्या वो करती हैं? काहे नहीं करती सर, हर बच्चा करता है। अभी मैं इसी पार्क की बात कर लूँ, और एक चीज होते, आप कहे सुल्तानपुर कोई अभी नहीं डेवलप नहीं हो पाया ना, जिस पार्क में आज खड़े हैं ना, 4 साल पहले 5 साल पहले जब यहाँ पे सरकार हमारी नहीं थी, 10 साल पहले की, 2 बार हमारी चेयरमैन रह चुकी हैं बीजेपी से, जब नहीं था तो इस पार्क की ऐसी व्यवस्था थी, यहाँ पे पत्तियां, यहाँ पे कूड़ा कबाड़ा होता था, कुछ भी व्यवस्थित नहीं था। ठीक है हाँ। अरे जो नहीं बोले बहुत देर से, हाँ मैं चले जाऊंगा क्योंकि समय एक ही पक्ष है। देखिए, ये आरोप लगाना और उसको सही साबित करना, दोनों में बहुत अंतर है। आरोप तो हम किसी पर कुछ भी लगा सकते हैं, आरोप लगाने का, और कांग्रेस पिछले 10 वर्षों से यही कर रही है, आने वाले 100 वर्षों तक यही करती रह जाएगी, क्योंकि रहेगी ही नहीं तो कर भी नहीं पाएगी, समाप्ति की तरफ है। आधी उधर खत्म आप करेंगे और आधी आप लोग ले लेंगे। देखिए, जो सही, अगर कोई धर्म के साथ आना चाहेगा, बुरा देते हैं तो हाँ भी बोल दिया करिए, आधे जवाब चेहरे पर। अगर धर्म के साथ कोई आना चाहेगा तो उसका स्वागत है। ये के साथ आना था, धर्म के साथ, धर्म के साथ क्यों? धर्म के साथ
जब आप राष्ट्र के साथ खड़े होते हैं, अपनी संस्कृति के साथ खड़े होते हैं, अपनी शिक्षा व्यवस्था के साथ खड़े होते हैं, महिला सशक्तिकरण के साथ खड़े होते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ खड़े होते हैं, तो आप धर्म के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब आतंकवादी को जी कहा जाता है, जब साहब कहा जाता है, तो आप किसके साथ हैं? बिन लादेन साहब किसके साथ? ये राष्ट्र ने तय किया और राष्ट्र ये बात भी सही है कि देश का चुनाव है तो देश के मुद्दे भी आएंगे। देश के मुद्दों पर क्या आप लोगों का बैकग्राउंड या क्या आप लोगों का जो स्टेटमेंट है, वो जो पुराना गलतियां या एक तरीके से चूक हो गई और वो हो जाती रह कर, कुछ नेता कुछ बोल जाते हैं, फिर मामला वहां अटक जाता है। नहीं, कोई गलती इससे हमारे जो मुद्दे हैं वो राष्ट्र के ही मुद्दे हैं। इनकी तरह दो चार रट्टा नहीं मार लिए हम लोगों ने। हम हमेशा राष्ट्र की बात करते हैं और ये लोग, मैं कहता हूं, धर्म वहां अपमानित होता है, महसूस होता है जहां एक साथ रहे वाले दो भाई आपस में लड़े, वहीं धर्म अधर्म में बदल जाता है। वहीं पर राष्ट्र की अवमानना हो जाती है। इस राष्ट्र में रह रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जब बांटने का प्रयास किया जाता है तो राष्ट्र की अवधारणा वहीं पे खत्म हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है, जो हमेशा राष्ट्र को बांटने का काम करती है, अधर्म की बात करती है, किसी एक धर्म को बढ़ाने का बात करती है, भगवान राम मंदिर को बेचने का नाम बेच करके जो है चुनाव लड़ा। पिछली बार सैनिकों को बेच के चुनाव लड़ा, इस बार राम मंदिर को बेचा जा रहा है चुनाव के लिए कि राम मंदिर के बदले वोट दो, सैनिकों के पुलवामा के बदले वोट दो। पुलवामा हुआ, पुलवामा में आरडीएक्स किस गाड़ी में आया उसको पता नहीं लगा। जब कोरोना काल में मजदूरों के लिए प्रियंका गांधी ने 1000 गाड़ियां दी, रातों रात उसका एक्सरे हो गया, किसके परमिट नहीं है, किसके फिटनेस फेल है, किसके बीमा नहीं है, लेकिन पुलवामा किस गाड़ी में पुलवामा का आरडीएक्स आया उसकी जानकारी आज तक नहीं मिली। अब कृपया धर्म और इसकी राजनीति खत्म की जाए। जो आज वर्तमान का मुद्दा है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं और एक युवा मताधिकार जो हमारा लोकतांत्रिक देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो एक साथ में, देखिए सरकार में किसी कमी नहीं है। सरकार हम इसलिए चुनते हैं कि जो इस सरकार में कमी रह गई, आने वाली सरकार वो पूर्ण करेगी और उन कमियों को दूर करेगी। और ऐसा नहीं सरकार ने काम नहीं किए, काम बहुत अच्छे सरकार ने काम किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बस रोजगार और शिक्षा पे काम करे। और तो अभी आप बोल लिए, मैं एक चीज, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप पकौड़ा बेचिए, उसका भी रोजगार है। मैं मानता हूं कि रोजगार है वो, लेकिन कोई बीटेक एमबीए बीएड करा के कोई अपने बच्चे को ये नहीं चाहेगा कि वो पकौड़ा बेच के रोजगार ले। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, सुनिए, मुझे चर्चा, अरे वहीं आते हुए बोल रहा हूँ, मुझे चर्चा, अरे सुन लीजिए ना एक लाइन, फिर आ रहा हूँ। मैं चर्चा को एक विराम के दौर पे हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं एक बार सबके पास आऊंगा, सबके। अरे सुन लीजिए ना, पूरी लाइन आप नहीं बोलने देते हैं। अभी मैंने वो लोकतंत्र की परिभाषा बता दी कि सुनना भी जरूरी है, ठीक? हाँ, मैं एक एक करके सबके पास आऊंगा। आप एक लाइन में आप लोगों की प्राथमिकता क्या है और एक लाइन में कहिएगा, क्योंकि आप जवाब देंगे फिर वो जवाब देंगे और वो कभी खत्म नहीं होगा। एक मिनट में काउंटर करता हूँ, ये क्योंकि यहाँ की जो है सब युवा हमारे साथी हैं, उनके लिए भी मैं एक काउंटर करना चाह रहा हूँ। मोदी जी ने कहा कि पकौड़ा बेचिए, अभी आपने कहा ना, मेरे यहाँ सबसे प्रतिष्ठित ढाबा जो है धीरेन्द्र प्रताप सिंह का है, वहीं बाबा ढाबा प्रताप ढाबा है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह बीटेक हैं, आपने बीटेक की बात किया, बीडीएस, और उनका 2 लड़का बीडीएस डॉक्टर हैं, 2 लड़के बीडीएस डॉक्टर हैं। आज सबसे सुल्तानपुर का सबसे बड़ा ढाबा वो पकौड़ा बेच के ही वो उतना बड़ा जो है ढाबा। मैंने जो कहा था एक लाइन में, एक ठीक है, सहमत साहब, एक लाइन, सिर्फ एक ही लाइन। आपकी प्राथमिकता क्या है? हम प्राथमिकता नहीं, इनसे ये पूछ लिया जाए कि 10 साल के पहले जितने लोग बीटेक एमटेक जो भी किए, क्या वो सब नौकरी पा गए? एक लाइन में आप लोग की प्राथमिकता। इसे 10 साल प्राथमिकता ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बस भाई बोल लिए। एक बार और मौका दीजिए, जो भी अधूरे काम है सारे काम पूरे। लेखपाल का पेपर हुआ, सीटेट का पेपर हुआ, उसका पेपर दोबारा पैसा लिया नहीं गया। इनसे पूछिए वो पैसा कहाँ गया, पूछ लीजिए भाई साहब उन लोग से। अभी मुझे क्या करना है मैं तय कर लूंगा जी। अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि निर्दल, आप लोगों से पूछ रहा हूँ आपकी प्राथमिकता, आप डिबेट में ही उलझे हैं। बात सुनिए, जैसे ये उन्होंने कहा कि हम लोगों ने निर्दल को जिताया। मैं एक बात कहूं, जब ये पूरा वीडियो बनता है ना, लोग ये भी लिखते हैं कि आप प्राथमिकता पूछ रहे थे, जिसके पास नहीं होती वो डिबेट में उलझता है। आपके काम की प्राथमिकता है वो कहिए ना। नहीं, काम के प्राथमिकता हम कह रहे हैं, जैसे ये इन्होंने जो शब्द, इन्होंने जो कहा निर्दल, जो आदमी काम करने वाला है, व्यवहार कुशल वाला है, जिसके अंदर जात पात की कोई भावना नहीं है, उसके सारे लोग उसके साथ रहेंगे। और इसीलिए साथ आ गए। प्राथमिकता नहीं, मैं बोल रहा था कि रोजगार के मुद्दे पर चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे है, एमबीए चाय वाला, वो एमबीए चाय वाला एक ब्रांड बन गया है।
सर ये लोग जो बोल रहे हैं, सवाल रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग डिबेट करिए, जनता देखेगी। विकसित भारत प्राथमिकता है, लेकिन एक बात मैं बोलूंगा सर, डिबेट बहुत देर हुई साहब, वो अंत ही नहीं होगा। 2047 तक मोदी की योजना। हमारी प्राथमिकता है अभी, अगर मैं स्थानीय तौर पर देखूंगा, आपने बोला मैं जवाब ही दूंगा, मैंने आपसे वही पूछा था। स्थानीय तौर पर कुशभोनपुर जनपद का संपूर्ण विकास और राष्ट्र के तौर पर एक संपूर्ण राष्ट्र भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में विकसित भारत का प्रयास। कितना भी बेच लीजिए, आपने सुना नहीं था तब मैंने कहा था, सुन लीजिए सवाल क्या है। ठीक है भैया। हमारी प्राथमिकता ये है, युवाओं, जो एक तूफान युवा कहा जाता है, जिसको देश का भविष्य का कहा जाता है, वह युवा को रोजगार और शिक्षा की प्राथमिकता होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये हमारी प्राथमिकता है। सबसे एक बात और भी है, मैंने वहां पे भी खींचा। देखिए, ये चुनाव शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार का है। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार का है। जो भी शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की बात करेगा, इस देश पे वही राज करेगा। मैं मानता हूँ विचार सबके अच्छे हैं, तो आपको नहीं तो नहीं और नहीं। स्वतंत्रता, चिकित्सा और शिक्षा को बढ़ावा मिले। स्थानीय मुद्दों को प्रगति दें। सबसे पहले पोलों को रास्ते में गाड़ दिया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, बस बहुत जरूरी सवाल है। चौराहे पे पोल को रास्ते में गाड़ के होर्डिंग का पैसा वसूला जा रहा है। इससे अतिक्रमण नहीं है नगर पालिका को, लेकिन जो गरीब तबके के दुकानदार हैं उनसे अतिक्रमण है गरीब को। ठीक है, स्थानीय मुद्दों की जगह होनी चाहिए। स्वास्थ्य और चिकित्सा। इस देश के अंदर जो भी सत्ता में आए, देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य पूर्ण रूप से मुफ्त होनी चाहिए, हर नागरिक के लिए होनी चाहिए। सर, इस बार वोट जो पड़ेगा वो रोजगार, चिकित्सा और शिक्षा पर। शिक्षा के अंदर कोठारी कमीशन के आयोग को जो है रिपोर्टों को, सिफारिशों को लागू किया जाए। शिक्षा को जो है सस्ती और गुणवत्ता परक की जाए। और जो स्कूलों में दूसरी हो जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे वोट पड़ेगा इस बार। जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और मुझे सुपर टेट की वैकेंसी निकाल दी जाए, बच्चे बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। अब एक लाइन मैं कहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, मैंने कहा वो बैलेंस बनाना मेरी जिम्मेदारी है, वरना वो खूब लोग कहते हैं उधर आप जाते हैं, उधर आप जाते हैं। आप अपने हिस्से का कहते रहिए। सबको जब अपने हिस्से के मौके मिलते हैं तो आप क्या चुनते हैं वो हम भी देखते हैं। आप जवाब देना चुनते हैं या आप अपनी प्राथमिकता बताना चुनते हैं, वो भी हम देखते हैं। जिस लाइन के साथ मैं इस चर्चा को खत्म करना चाहता हूं वो आप लोगों से एक अपील है, और आप सबसे। चुनाव के दौर में आप सब अपनी अपनी पार्टियों के प्रतिनिधि के तौर पर घर घर जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं, ढेर सारे मुद्दे बताएंगे, और वो जिस घर गए होंगे वहां जाकर आप कह देंगे कि वो जो कहे वो गलत है, और आप जहां गए होंगे ये कह देंगे वो गलत है। इस बहस के बीच में एक काम हमारा करिएगा। वो काम ये है कि जिस जिस घर जाए वहां कहिएगा अमर उजाला वाले आए थे, और हमसे कहे कि कोई भी मुद्दा चुन लो, कोई भी पार्टी चुन लो, वोट जरूर देना। उत्तर प्रदेश में जिन 2 चरणों में मतदान हुआ तो प्रतिशत कम हुआ। हमारी अपील ये कि वोट पड़े, और जब ताली यहां से लेकर यहां तक बजी है तो मैं मान लेता हूं कि सुल्तानपुर ने हमसे एक वादा कर लिया, और जब वादा किया तो निभा लेना। हम भी ये देखेंगे कि सुल्तानपुर कितने प्रतिशत वोट डाला है। इसी बात के साथ इस चर्चा का इन तालियों के साथ यही अंत करते हैं। आप सभी का अपनी अपनी बात रखने के लिए, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।